गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उदय शंकर। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ईच और एवरी पर बात करेंगे। देखिए, ईच और एवरी जो है वो डिटरमिनर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। हर प्रकार के एग्जाम्स में ईच और एवरी से रिलेटेड सवाल आपको मिलेंगे। तो आज हम लोग डिटरमिनर का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, आज हम लोग उसको लेके चलते हैं, वो है ईच और एवरी। देखिए, सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों को पहले देख ले। देखिए, मैंने कहा कि ईच और एवरी डिटरमिनर है। डिटरमिनर क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, डिटरमिनर वैसे वर्ड होते हैं जिसके बाद एक नाउन जो मतलब अवश्य करके आना चाहिए। अगर हम किसी वर्ड को डिटरमिनर कहते हैं, यदि हम कहते हैं कि कोई वर्ड डिटरमिनर है, इसका एक सीधा मतलब ये होता है कि उसके बाद एक नाउन जरूर चाहिए। कोई डिटरमिनर बगैर नाउन का नहीं होता है। अगर हम किसी वर्ड को डिटरमिनर कहते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि उसके बाद एक नाउन होना चाहिए। तो मैंने कहा कि ईच और एवरी डिटरमिनर है, ठीक है। इसका मतलब है कि ईच और एवरी के बाद नाउन जरूर आना चाहिए। लेकिन वह नाउन कैसा होगा, नाउन के बाद आने वाला वर्ब कैसा होगा, और वर्ब के बाद जो पॉसेसिव आते हैं, ज्यादातर एग्जाम्स में सवाल वहीं पर होते हैं, तो वो पॉसेसिव कैसा होना चाहिए। देखिए, दो स्ट्रक्चर है ईच और एवरी से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो, ठीक है ना। आप उस स्ट्रक्चर के बारे में जितना आप कह लीजिए उतना कम है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। बाकी तो नियम है, लेकिन ये जो दो स्ट्रक्चर है इनसे काफी सवाल जुड़े होते हैं। तो पहले हम ईच और एवरी से रिलेटेड हम लोग स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ईच और एवरी डिटरमिनर है, इसका सीधा मतलब ये होगा कि ईच और एवरी के बाद नाउन आएगा। लेकिन नाउन कैसा होना चाहिए, देखिए ईच और एवरी के बारे में सबसे बड़ी बात क्या है कि ईच और एवरी के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। नाउन सिंगुलर होगा तो निश्चित तौर पर हमारा वर्ब सिंगुलर होगा। लेकिन जो नाउन और वर्ब तो ठीक है, नाउन और वर्ब इंपॉर्टेंट है। सवाल अक्सर आते हैं कि ईच और एवरी के बाद नाउन प्लूरल हो जाता है, तो वहां वो गलत होता है। मतलब ईच और एवरी के बाद आने वाला नाउन डेफिनेटली सिंगुलर होना चाहिए। यदि यहाँ प्लूरल रखते हैं, अनकाउंटेबल रखते हैं ना, तो वो पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएंगे। ईच और एवरी के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। अब नाउन सिंगुलर होगा तो वह भी सिंगुलर होगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है पॉसेसिव। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस स्ट्रक्चर का वो होता है पॉसेसिव। पॉसेसिव से अपना का बोध होता है, ठीक है ना। पॉसेसिव से अगर सिंपल भाषा में कहें तो अपना का बोध होता है, और ये भी सिंगुलर होता है। जो पॉसेसिव होना चाहिए ये भी सिंगुलर होना चाहिए। मतलब कि हम अगर मतलब उसको सरल शब्दों में कहा जाए तो ईच एवरी के बाद में आने वाला हर चीज क्या, नाउन, वर्ब और पॉसेसिव, ये तीनों के तीनों सिंगुलर होना चाहिए। ये ईच एवरी से जुड़ा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसको नियम कह लीजिए अथवा आप स्ट्रक्चर कह लीजिए। कोई नियम कोई स्ट्रक्चर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप केवल इतना अगर भली भांति समझते हैं तो ईच एवरी से जुड़े हुए सवाल बहुत आसानी से बनेंगे और कम समय में बनेंगे, एक्यूरेसी के साथ बनेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि ईच और एवरी एक डिटरमिनर है। डिटरमिनर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, अगर हम किसी शब्द को डिटरमिनर कहते हैं तो इसका मतलब है कि उसके बाद एक नाउन आना जरूरी है। कोई डिटरमिनर बगैर नाउन का नहीं आता है। डिटरमिनर का यही परिभाषा आप मान के चलिए। तो ईच एवरी जो डिटरमिनर है इसके बाद नाउन आएगा। नाउन कैसा होना चाहिए, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये फिक्स बात होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, चाहे कंडीशन चाहे कुछ भी क्यों ना हो। या नाउन जब भी होगा वो सिंगुलर होगा। इसके बाद जो नाउन के बाद जो वर्ब आएंगे ना वो सिंगुलर होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो पॉसेसिव होगा वो सिंगुलर होगा। यानी कि हम ऐसे समझते हैं कि ईच एवरी के बाद आने वाले जो कुछ भी होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। चलिए, अब इसको थोड़ा सा सेंटेंस के रूप में देखा जाए। देखिए, ईच और एवरी दोनों का हिंदी क्या होता है, अगर हिंदी की बात करें तो दोनों का हिंदी होता है प्रत्येक। अगर हम हिंदी की बात करें तो दोनों का हिंदी होता है प्रत्येक। लेकिन इनके बीच कुछ अंतर भी है। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम लोग ईच और एवरी के यूजेस को पढ़ेंगे। इसका यूजेस कहां होता है, अभी अभी अंतर नहीं। अभी की जो बात होती है ना वो हम इसके यूजेस को अभी हम देख रहे हैं कि ईच और एवरी का यूजेस क्या है, इसका कहां यूज होता है, ठीक है ना, और कैसे यूज होता है, ठीक है ना। तो अभी हमारा जो फोकस है यूजेस को लेकर है। इसके तुरंत बाद हम लोग इसके डिफरेंस को लेकर चलेंगे कि कहां ईच और कहां एवरी। अभी तो हम लोग कॉमन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ईच और एवरी दोनों के लिए है। चलिए, अब इसका जैसे कि मैंने कहा कि ईच और एवरी इन दोनों का हिंदी होता है प्रत्येक, ठीक है। थोड़ा सा इनसे वाक्य को देखा जाए।
चलिए क्या कहा गया है, इसको नंबर आप पढ़िए, ठीक है ना, मोबाइल। चलिए क्या हिंदी कह रहा है, क्या देखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने मोबाइल नंबर है, ठीक है ना, यानी कि जो भी व्यक्ति है आज के समय में सभी के पास मोबाइल है और उनके अपने नंबर हैं। हमको चलिए रियलिटी से मतलब नहीं है, एक सेंटेंस को सेंटेंस के रूप में हम इसे देखते हैं। क्या कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने मोबाइल नंबर है। इस बात को हम ईच और एवरी दोनों से बना सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं थोड़ा सा। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या हम लिख सकते हैं, ईच और एवरी दोनों लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं ईच या एवरी। देखिए यहां पर व्यक्ति है। अब यहां पर अगर हिंदी को तो इग्नोर कीजिए, सवाल तो इंग्लिश में मिलेंगे। ये तो हिंदी केवल आपको समझने की दृष्टिकोण से लिखा हुआ है। आप हिंदी से अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं। आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेंगे तो अंग्रेजी लिखे रहेंगे, आपको स्वयं हिंदी निकालना होगा, ठीक है ना। ये तो ठीक है, अभी अंग्रेजी हम लोगों को बेसिक लेवल से हम लोग उठ के ऊपर जा रहे हैं, तो इसलिए वो हिंदी मैंने दिया है ताकि आप इसको बेहतर वे में समझे। चलिए अब यहाँ पर एरर कैसे देता है, चलिए यहाँ पर पीपल शब्द इस्तेमाल करेगा। हिंदी को आप इग्नोर कीजिए और केवल आप इंग्लिश देखिए। पीपल शब्द इस्तेमाल करेगा। अब पीपल क्या है, यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि ईच और एवरी के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या कहता है, नाउन सिंगुलर होना चाहिए। यदि ये पीपल का प्रयोग करता है तो ये पूरी तरह से रॉन्ग है, मतलब पर्सन होना चाहिए। पीपल का सिंगुलर क्या होगा, पर्सन होगा, ईच एवरी पर्सन। चलिए हमने ऐसे लिखा। चलिए उनके पास मोबाइल है, पास होने के लिए हम हैज और हैव, तो हैज और हैव में क्या सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, हैव प्लुरल है, इसका मतलब कि यहां पर हैव का यूज नहीं होगा, ठीक है। चलिए ईच और एवरी पर्सन हैज। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, हमें अपने का अंग्रेजी लिखना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है ना, हमें अपने का अंग्रेजी लिखना होता है। यहीं पर कॉमन एरर दिया जाता है, यहीं पर मिस्टेक्स होते हैं जो कि हमें करेक्ट करना है। चलिए यहाँ पर मिस्टेक्स किस रूप में होता है, आमतौर पर देखिए डियर, यहाँ पर डियर का यूज करता है जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पॉसेसिव कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, जबकि डियर जो है ना वो प्लुरल है। तो वहां पर हम पर्सन के अनुसार हम ये पॉसेसिव लेके चलेंगे, ठीक है। देखिए पर्सन में थोड़ा सा बेसिक चीज को समझा जाए। पर्सन, कोई पर्सन जो होता है ना, इसमें मैस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है, इसमें कोई पुरुष भी हो सकता है, इसमें कोई स्त्री भी हो सकता है। पर्सन से ना दोनों जेंडर का बोध होता है। तो देखिए जब जेंडर क्लियर नहीं है, पर्सन से ना जेंडर क्लियर नहीं है कि किस जेंडर का ये वर्ड है, तो जब जेंडर क्लियर नहीं होता है तब हम मैस्कुलिन को ही प्राथमिकता देते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर देखिए क्या क्या गलत है, यहाँ पर देयर का प्रयोग गलत है, वजह पॉसेसिव सिंगुलर होना चाहिए, देयर क्या है, प्लुरल है, तो ये गलत। दूसरा चीज यहाँ पर हर गलत होगा। देखिए आपको क्या क्या यहाँ पर गलत मिल सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमें जो अपना का अंग्रेजी लिखना है ना वो सब्जेक्ट के अनुसार लिखना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, नाउन, इसमें क्या है, पर्सन है। अब पर्सन से जेंडर क्लियर नहीं है। अगर यहाँ पर कोई सीता होती, गीता होती, तो यहाँ पर हर हो जाता, ठीक है। यहाँ पर अगर वीमेन, अगर औरत होती तो यहाँ पर देयर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर्सन से ना जेंडर क्लियर नहीं है। तो इंग्लिश का क्या रूल कहता है कि जब किसी वर्ड का जेंडर क्लियर नहीं हो तो हम मैस्कुलिन को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या गलत है, यहाँ पर हर गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हीज होना चाहिए। तो हमारा पूरा सेंटेंस किस तरह से बनेगा, ईच या एवरी पर्सन हैज हिज ऑन मोबाइल नंबर। तो ये हमारा ईच और एवरी का यूज रहा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें देखना है पॉसेसिव। नाउन तो सिंगुलर, ये समझ में आ जाता है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। वर्ब सिंगुलर है, ये भी समझ में आ जाता है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना वो पॉसेसिव मींस अपना का अंग्रेजी। अपना का अंग्रेजी हम कैसे दें, देखिए आप भी इस चीज को जानते हैं, लेकिन एक बार आप मेरे साथ इसको रिवीजन कर ले। आई अगर सब्जेक्ट होता तो अपना का अंग्रेजी क्या होता, माई होता। अगर यहाँ पर कोई राम व्यक्ति होता तो अपना का अंग्रेजी क्या होता, हीज होता। अब इस सेंटेंस में क्या है ना, पर्सन है। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि पर्सन से ना जेंडर क्लियर नहीं है कि मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जेंडर क्लियर नहीं होने की वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैस्कुलिन को ही प्राथमिकता देंगे, है ना। हर नहीं लिखेंगे, डियर नहीं लिखेंगे। अगर दे होता तब हम जाके डियर का प्रयोग करते। तो पूरा स्ट्रक्चर का जो फोकस पॉइंट एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से पॉसेसिव होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहीं पर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये अगर आपको नाउन प्लुरल मिलेगा आप तुरंत सिंगुलर कर लीजिएगा, वर्ब प्लुरल दिया जाएगा तुरंत सिंगुलर कर लीजिएगा। तो जो हमें जो फोकस एरिया है वो हमारा पॉसेसिव है, हमें यहीं पर ध्यान देने की जरूरत है।
तो बच्चों ये मैं समझता हूं कि हमारा ईच एवरी का ये जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझते हैं तो आप पूरा ईच एवरी का क्वेश्चन बनाने में आप सक्षम होंगे, क्योंकि ज्यादातर सवाल बस इन्हीं से आधारित, इन्हीं पर आधारित होते हैं। चलिए एक हम और स्ट्रक्चर को लेते हैं जो ईच और एवरी से जुड़े हुए होंगे। देखिए ये जो आप डिटर्मिनर आप जो देख रहे हैं ईच और एवरी डिटर्मिनर है, ये जितने भी डिटर्मिनर हैं ईच एवरी के अलावा और भी डिटर्मिनर्स हैं, वो क्या क्या है। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल भाषा में लिखूं तो ईच एवरी हमारा डिटर्मिनर है, ठीक है। हमारा जो फ्यू है और लिटिल है वो भी डिटर्मिनर है, ठीक है ना। मेनी मच भी डिटर्मिनर है, मतलब ये सारे हमारे डिटर्मिनर हैं। बाकी के लिए मैंने एटसेट्रा लिख दिया। देखिए ये जितने भी आप डिटर्मिनर देख रहे हैं ईच एवरी, आइदर नाइदर, ऑल, होल, ये सभी डिटर्मिनर से मैंने सभी को नहीं लिखा है। देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जितने डिटर्मिनर्स है ये प्रोनाउन का भी काम करते हैं, ठीक है ना। ये एक प्रोनाउन का भी काम करते हैं। तो एक डिटर्मिनर प्रोनाउन कब हो जाता है? प्रोनाउन होने के लिए ये अकेले आएगा, या तो अकेले आएगा, आप ऐसे समझिए, या तो ये ऑफ के साथ आएगा। मतलब अगर किसी डिटर्मिनर को प्रोनाउन बनाना है तो वहां से नाउन हटाना होगा, क्योंकि देखिए जब डिटर्मिनर का क्या हम लोगों ने अभी देखा है परिभाषा, डिटर्मिनर वैसे शब्द होते हैं जिसके बाद एक नाउन आता है। अब यहां से अगर हम नाउन हटा देंगे तो ये डिटर्मिनर का परिभाषा खत्म। अब ये अवस्था प्रोनाउन का हो जाएगा। तो प्रोनाउन को अगर हमें रखना है, प्रोनाउन के रूप में अगर इनका यूज करना है तो आप इनको अकेले रखिए, नाउन हटा दीजिए, नाउन हट जाएगा, डिटर्मिनर का गुण खत्म। नाउन होने से ये डिटर्मिनर है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज क्या करेंगे कि ऑफ लगा करके भी हम उसे प्रोनाउन बनाते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण से आपको समझा सकता हूं। चलिए एक वर्ड, एक एक्सप्रेशन देखा जाए, ऑल स्टूडेंट्स। तो ऑल स्टूडेंट्स में कोई पूछा कि ऑल स्टूडेंट्स में ऑल क्या है। अब हम इसको डिटर्मिनर इसलिए कहेंगे क्योंकि स्टूडेंट नाउन है, पहले आप इसको समझिए। और यहाँ पर ऑल क्या है? ऑल डिटर्मिनर है। क्यों डिटर्मिनर है? क्योंकि अपने बाद ये नाउन दिया है। अगर मैं कहूं कि ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कि ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पर ऑल क्या है? देखिए प्रोनाउन से कनेक्ट हो गया, तुरंत नाउन नहीं है, ठीक है ना। ऑल के तुरंत बाद नाउन नहीं है, तो प्रीपोजिशन ऑफ है, नाउन कहां है? तो अब यहां पर ऑल अकेले आ गया ऑफ के साथ कनेक्ट होकर के, मतलब इसके बाद नाउन नहीं है, नाउन बाद में गया है। अब यहां पर ऑल को क्या कहेंगे? ऑल जो है यहाँ पर प्रोनाउन होगा। ध्यान दिया जाए, देखिए तुरंत नाउन था तो डिटर्मिनर था, और तुरंत नाउन का गुण खत्म हो गया तो ये प्रोनाउन आ गया। या ये अकेले रहेगा ना, एकदम पूरी तरह से अकेले रहेगा बिना ऑफ का भी, तो ये प्रोनाउन का लाएगा। जैसे कि अगर हम लिखते हैं ऑल इज वेल, किसी ने पूछा कि यहां पर ऑल क्या है, ठीक है ना। ऑल इज वेल में ऑल क्या है? देखिए ये अकेले है, ठीक है ना, इसके साथ कोई नाउन नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि हम ऑल को क्या कह सकते हैं? प्रोनाउन कह सकते हैं क्या? ऑल यहाँ प्रोनाउन का काम करेगा। अब हमें बात करना है कि जो हम लोग ईच और एवरी लेके चल रहे हैं, अभी जो मैंने स्ट्रक्चर आपको दिया था उस स्ट्रक्चर में ईच एवरी क्या था? डिटर्मिनर था, क्योंकि उसके तुरंत बाद नाउन आए थे। नाउन किस रूप में थे? सिंगुलर रूप में थे। अब हमको इसको प्रोनाउन के रूप में यूज करके बनाना है। किसी ने कहा कि आप ईच एवरी को प्रोनाउन के रूप में आप यूज कीजिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? प्रोनाउन के रूप में यूज करने के लिए या तो हम अकेले लिखेंगे या तो हम उसको ऑफ से जोड़ेंगे। अगर ऑफ से कनेक्ट कर देंगे तो ये प्रोनाउन का काम करने लगेगा, ठीक है। चलिए अब इसका प्रोनाउन का रूप देख लिया जाए। देखिए एक वर्ड होता है छोटा वर्ड, ठीक है ना, और एक होता है उसी का एक बड़ा रूप, जैसे कि साइकिल, साइकिल छोटा वर्ड है और इसका बड़ा रूप क्या है? बाईसाइकिल, ठीक है ना, बड़ा कर दिया। अच्छा जैसे कि मैं कहूं फोन, फोन क्या है? छोटा वर्ड है, और इसी का बड़ा रूप क्या है? टेलीफोन, टेलीफोन उसका बड़ा रूप, मतलब फोन का ही बड़ा रूप है टेलीफोन, साइकिल का ही बड़ा रूप है बाईसाइकिल। चलिए देखिए अब रूल क्या कहता है? ईच,
अब मैं प्रोनाउन के रूप में यूज करने जा रहा हूं। देखिए हम ईच, एक शब्द ईच लिख सकते हैं और एक इसका बड़ा भी रूप लिख सकते हैं ईच वन, मतलब वो ईच का ही वो बड़ा रूप है, आप ऐसे समझिए। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ईच प्रोनाउन है, ईच वन भी प्रोनाउन है। ईच क्यों प्रोनाउन है? आगे इसके साथ नाउन नहीं आया है, नाउन आता तो डिटरमिनर हो जाता। ध्यान दिया जाए, अगर मैं ईच के बाद अगर मैं नाउन लिख देता तो यहां पर नाउन क्या हो जाता, डिटरमिनर हो जाता। अब मैं ईच का प्रयोग अकेले करना चाहता हूं, अकेले करने से ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन का काम करने लगेगा। ठीक है, तो ईच प्रोनाउन है, ईच वन भी प्रोनाउन है, लेकिन एवरी जो है ना प्रोनाउन नहीं है, एवरी प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन बनाने के लिए ना हमें एवरी वन लिखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि एवरी को प्रोनाउन के रूप में यूज करें तो इसके साथ हमें वन जोड़ना होगा। देखिए एक बेसिक अंतर हम यहां देख सकते हैं। बेसिक अंतर हमें क्या नजर आ रहा है, ईच का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में किया जा सकता है लेकिन एवरी का नहीं, एवरी का नहीं। थोड़ा ध्यान दिया जाए, हम ईच का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में कर सकते हैं, एवरी का नहीं। यदि एवरी को प्रोनाउन बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके साथ वन जोड़ना होगा। ठीक है, बिना वन जोड़िए प्रोनाउन नहीं हो सकता है। जबकि ईच दोनों रूप में प्रोनाउन है, छोटा रूप में भी प्रोनाउन है और बड़ा रूप में भी प्रोनाउन है। ईच दोनों रूप में प्रोनाउन है, जबकि एवरी को प्रोनाउन बनाना है तो हमें इसमें वन ऐड करना होगा, वन जोड़ना होगा। चलिए, तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर के रूप धारण करेगा ईच या ईच वन या एवरी वन, प्लस प्रोनाउन बनाना है ना, आप क्या करेंगे, ऑफ जोड़ेंगे। ऑफ जुटने से अब ये प्रोनाउन होगा। चलिए, ऑफ के बाद जो होते हैं ना वो नाउन आमतौर पर प्लुरल हो जाते हैं। देखिए स्ट्रक्चर में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। पिछले स्ट्रक्चर में क्या था, ईच एवरी के बाद नाउन सिंगुलर था, लेकिन जब मैंने इसको प्रोनाउन बनाया तो नाउन क्या हो गया, प्लुरल हो गया। नाउन प्लुरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा और पॉसेसिव भी सिंगुलर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है, आप इसको किसी भी कंडीशन में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको एक बार फिर से इसको समझा सकता हूं। ईच प्रोनाउन, ईच वन प्रोनाउन, लेकिन एवरी प्रोनाउन नहीं। ठीक है ना, एवरी प्रोनाउन नहीं। प्रोनाउन होने के लिए इसमें वन जोड़ना जरूरी है। ऑफ लगा करके मैंने इनको प्रोनाउन बना दिया। ऑफ के बाद क्या होता है, आमतौर पर क्या होता है, ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होता है। ऐसा स्ट्रक्चर है। कहीं सर सिंगुलर हो जाए तो पूरी तरह से गलत। स्ट्रक्चर के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, वो जैसा वैसा रहेगा। अब इसमें आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं कि ना 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 यहाँ पर सिंगुलर कर देते हैं, तो अगर आप करते हैं तो आप गलत राह पर जा चुके हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन प्लुरल, लेकिन देखिए हल्का इसमें परिवर्तन हुआ पिछले स्ट्रक्चर में और इसमें क्या है, उसमें नाउन सिंगुलर था, इसमें नाउन प्लुरल है, लेकिन बाकी सब तो सिंगुलर है। उसमें वर्ब सिंगुलर था, इसमें भी वर्ब सिंगुलर है। उसमें पॉसेसिव सिंगुलर था, इसमें भी पॉसेसिव सिंगुलर है। तो दोनों के बीच अंतर क्या है, अंतर सिर्फ है नाउन का। ठीक है ना, नहीं तो दोनों मतलब कि इक्वल है, दोनों सेम है। उसी वाक्य को हम प्रोनाउन से कैसे बनाएंगे, अगर हमें कहना है चलिए प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने मोबाइल नंबर हैं, इसको हमें बनाना है प्रोनाउन से, लेकिन बनाना है। डिटरमिनर तो मैं समझा दिया हूं। चलिए, तो ईच प्रत्येक व्यक्ति के लिए अगर मैं ईच का इस्तेमाल करूं तो कैसे लिखूंगा, ईच ऑफ। इसको बड़ा भी तो करके लिख सकता हूं, हमारे पास दोनों फैसिलिटी है। तो मैं लिख सकता हूं ईच वन ऑफ। लेकिन अगर एवरी से बनाना है, प्रत्येक क्या अगर अंग्रेजी में एवरी लिखना है तो एवरी लिख सकते हैं। देखिए एवरी ऑफ पूरी तरह से 100% गलत। एरर में ये देता है, ये एरर में आपको इस तरह का लाइन मिलेगा एवरी ऑफ, तो एवरी ऑफ दे दिया तो एकदम समझिए कि अब आपको आगे नहीं बढ़ना है, एरर चुनने का काम पूरा हो गया। ठीक है ना, जो आपको एरर बनाने को दिया गया पूरा हो गया। एक सवाल में एक ही गलत होता है, आमतौर पर एक सवाल में दो गलत नहीं होते हैं। एवरी ऑफ मिल गया तो अब आगे जाना बंद कर दीजिए, बस सेकंड में काम हो गया आपका, क्योंकि एवरी ऑफ कभी होता नहीं है। हाँ ईच ऑफ होता है, एवरी ऑफ नहीं होता है। तो मैं क्या बताना चाहता हूं कि यदि हमें एवरी को प्रोनाउन बनाना होगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर एवरी के साथ वन जोड़ेंगे, एवरी वन ऑफ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद है लोग, व्यक्ति। देखिए उसमें ना पीपल काट दिया गया था, ठीक है ना, पर्सन लिखा गया था, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि नाउन क्या होना चाहिए, नाउन प्लुरल होना चाहिए। इसका मतलब हम कैसे लिखेंगे,
ईच ऑफ या ईच वन ऑफ या एवरी वन ऑफ प्लस द पीपल ऑफ समय तो लगा हुआ है। चलिए अब उनके पास अपने मोबाइल नंबर है, बाकी बात पिछले की तरह रहेगा। तो पीपल के साथ वर्ब कैसा हो जाएगा? सिंगुलर हैज। चलिए पॉसेसिव कैसा होना चाहिए? वर्ब सिंगुलर हो गया, नाउन प्लूरल हुआ, वर्ब सिंगुलर हुआ। अब पॉसेसिव के लिए क्या वर्ड लिखे? हिज ऑन मोबाइल नंबर। तो बच्चों ये जो है ईच और एवरी के लिए ना, ये दो जो है नियम बहुत ही जबरदस्त नियम है। अगर आप केवल ये दो नियम को दिमाग में रखते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका ईच और एवरी का लगभग 75% नियम कवर हो गया। ठीक है ना? आप बहुत नियम के जाल में नहीं फंसिए, बहुत नियम एक्चुअली दिमाग में रहता नहीं है। प्रैक्टिकल चीज सोचिए, प्रैक्टिकली बनिए और प्रैक्टिकल चीज सोचिए। आपको प्रैक्टिकली सोचना है कि हम कम से कम पढ़ करके मैक्सिमम हम आउटपुट गेन करें। ठीक है ना? तो ये दो जो स्ट्रक्चर हैं बहुत काम के स्ट्रक्चर है, जो पिछला हुआ और एक ये है। दोनों के बीच अंतर सिर्फ इतना रखना है कि जब हम डिटर्मिनर के रूप में इस्तेमाल करें तो नाउन सिंगुलर, और जब ऑफ के बाद है, ज्यादा रट्टा नहीं मारना, ऑफ के बाद दिमाग में बस रखना ही है। किसी के साथ अगर ऑफ आता है तो मान के चलिए कि आने वाला नाउन जो होगा ना वो प्लूरल होगा। ये केवल ईच एवरी के साथ नहीं, जितने हैं, जितने भी डिटर्मिनर हैं, किसी के साथ अगर आप ऑफ रखते हैं तो आने वाला नाउन जो होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए। चलिए हम बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। ये क्या था? ये था, ये दो स्ट्रक्चर था, ये यूसेस था। ठीक है ना? ये ईच और एवरी का यूसेस था। अब हम लोग आ रहे हैं कि ईच और एवरी में अंतर क्या है। एक तो अंतर आप यहां देख रहे हैं, एक तो अंतर मैंने आपको दिखा दिया कि ईच प्रोनाउन का काम करेगा लेकिन एवरी प्रोनाउन का काम नहीं करेगा। यदि एवरी को प्रोनाउन के रूप में यूज करना है तो हमें क्या करना चाहिए? इसके साथ वन जोड़ना चाहिए। चलिए अब हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कुछ ऐसे मामले हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर एवरी का तो यूज होगा, एवरी का तो यूज होगा, लेकिन वैसे मामले में ईच का यूज नहीं होगा। एवरी का तो यूज होगा लेकिन ईच का यूज नहीं होगा। वो कौन से मामले हैं? थोड़ा सा उस मामले को देखा जाए। बहुत सिंपल वे में हम बात को बता रहे हैं। देखिए यदि कोई चीज बार बार रिपीट होता हो, बार बार रिपीट होता हो, आप ऐसे समझिए, जब मामला रिपीटेशन का हो, मतलब बार बार होने का, जब कोई चीज का मामला बार बार होने का बात हो, तो उस मामलों में एवरी का यूज होगा लेकिन ईच का यूज नहीं होगा। चलिए इस पर एक थोड़ा सा सेंटेंस देख लिया जाए, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इस सेंटेंस को देखा जाए, क्या कर रहा है सेंटेंस? वह प्रत्येक रविवार को गांव जाता है, यानी कि इसका मतलब क्या कि जब जब रविवार आएगा वो गांव जाएगा। यानी कि रिपीटेशन है, गांव जाने का जो क्रिया है ना वो बार बार होने वाली क्रिया है। जब जब रविवार आएगा वो गांव जाएगा, तो वो प्रत्येक रविवार को गांव जाता है। इसमें प्रत्येक के लिए एवरी, ईच नहीं, क्योंकि जब मामला रिपीटेशन का हो तो एवरी का यूज होता है, ईच का यूज कैंसिल, खत्म। अब इसको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? चलिए, he goes to the village every Sunday। एक तो मामला यहां हमें समझ में आ रहा है कि जब कोई बात का रिपीटेशन हो, बार बार बात होती हो, तो फिर वहां पर हम एवरी का इस्तेमाल करेंगे, ईच का नहीं। एक मामला भी और है जहां पर एवरी का इस्तेमाल होगा लेकिन ईच का इस्तेमाल नहीं होगा। उस मामले को भी देखा जाए। देखिए जब संख्या दिया गया हो, ठीक है ना, जब संख्या दिया गया हो, नंबर दिया गया हो, जब आपको नंबर दिया गया हो और नंबर के साथ हमें प्रतीक जोड़ना है। प्रतीक की कितनी अंग्रेजी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं? प्रतीक के लिए हम 2 वर्ड पढ़ाई कर रहे हैं।
है ना, प्रत्येक के लिए दो वर्ड लेके चल रहे हैं। तो नंबर के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, नंबर के साथ एवरी। यदि नंबर दिया गया हो तो इसके साथ एवरी, ईच का प्रयोग रॉन्ग हो जाएगा। यदि कोई संख्या दिया गया है और हमें उसमें प्रत्येक जोड़ना है, संख्या के साथ प्रत्येक जोड़ना है, तो फिर प्रत्येक के लिए हम एवरी का इस्तेमाल करेंगे, ईच का नहीं। एक उदाहरण से इसे बेहतर समझा जा सकता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। आप इस वाक्य को देखिए, क्या करें कि प्रत्येक 4 वर्ष पर ओलंपिक का आयोजन होता है। देखिए अब संख्या दिया है, 4 संख्या दिया है और इसमें क्या वर्ड ऐड किया गया है, प्रत्येक। तो यदि कोई संख्या दिया गया हो, ठीक है ना, और हमें प्रत्येक दिखलाना हो, तो प्रत्येक के लिए तो दो अंग्रेजी हम लेके चल रहे हैं, ईच और एवरी। तो संख्या के साथ हम ईच का प्रयोग नहीं करेंगे, एवरी का प्रयोग करेंगे, है ना। हमें ये देखना है कि ये संख्या 4 है, तो 4 के साथ हम क्या इस्तेमाल करें, प्रत्येक। प्रत्येक के लिए तो दो अंग्रेजी है, हम यहाँ पर एवरी का इस्तेमाल करेंगे, ईच का नहीं। चलिए तो करेंगे कि प्रत्येक 4 वर्ष पर ओलंपिक का आयोजन होता है, इसको कैसे लिखेंगे। चलिए ये आपका वाक्य बना, ओलंपिक इज हेल्ड एवरी 4 ईयर। हमें पूरा लाइन नहीं देखना है, हमें हमारा जो है ना अटेंशन इस पर होना चाहिए, हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए। 4 के साथ ईच की एवरी हमें ये देखना है, तो 4 के साथ हम एवरी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दो मामले हैं जहां पर हम एवरी का इस्तेमाल करते हैं, ईच का नहीं। एक मामला जब रिपीटेशन का हो और दूसरा मामला जब नंबर का हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज बता रहा हूं, वो काफी इंपॉर्टेंट है और उससे आप समझिए कि ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। वो क्या है, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं ईच और एवरी के बीच का अंतर। कहां ईच होगा, कहां एवरी होगा। तो अभी एवरी के पक्ष में हम लोगों ने दो चीज देखा कि जब रिपीटेशन हो तो एवरी, फिर हम लोगों ने क्या देखा, जब नंबर दिया गया हो और उसके साथ ईच और एवरी का यूज करना हो तो केवल एवरी, ईच नहीं। तीसरा चीज देखिए जो कि एवरी के पक्ष में ही है, देखिए कुछ ऐसे वर्ड है, ठीक है ना, कुछ ऐसे वर्ड है जिसके साथ हम एवरी का यूज करेंगे, ये फिक्स बात है। वो वर्ड्स क्या है, देखिए ये वर्ड है कॉन्फिडेंस, रीजन, होप, सिंपैथी और चांस, ठीक है ना। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं, और इसके साथ हमें ईच और एवरी का प्रयोग करना हो, ठीक है ना। तो इसमें इनके साथ, ये 5 वर्ड के साथ हम केवल और केवल एवरी का प्रयोग करेंगे, ईच का नहीं। थोड़ा ध्यान दिया जाए, इनके साथ ये 5 वर्ड के साथ एवरी का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर एवरी का हिंदी क्या होगा, थोड़ा सा हिंदी बदलेगा। देखिए एवरी के दो हिंदी होते हैं, है ना। ब्रॉड वे में देखा जाए तो एवरी के दो हिंदी होते हैं। एक एवरी का हिंदी होता है प्रत्येक, जो कि अभी तक हम लोग बोलते आ रहे हैं, और एक एवरी का मतलब होता है टोटल, मतलब टोटल के सेंस में एक एवरी का इस्तेमाल होता है। सब कुल आप उसको ये कहिए, है ना, पूरा। इसको अगर सिंपल अगर हिंदी में कहें तो पूरा। देखिए एवरी के दो हिंदी होते हैं, एक एवरी का हिंदी होता है प्रत्येक। अभी तक मैं क्या बोल रहा था, प्रत्येक प्रत्येक, तो वहां हमने एवरी का इस्तेमाल किया। एवरी का एक और हिंदी होता है पूरा, ठीक है ना। तो पूरा कहने के लिए हमारे पास कितने वर्ड हैं, अगर हम एवरी की बात ना करें तो पूरा हम कितने वर्ड से कह सकते हैं। तो पूरा कहने के लिए हमारे पास वर्ड की कमी नहीं है। चलिए हम आपको दिखलाते हैं, ऑल पूरा, होल पूरा, टोटल पूरा, इंटायर पूरा। मतलब अगर पूरा कहना है तो हमारे पास ये वर्ड भी है ना, ऑल, होल, टोटल, इंटायर, और भी है। मैं सारे वर्ड्स को नहीं लिख रहा हूं, और भी है। लेकिन अगर इतना वर्ड के साथ पूरा कहना है, अगर इतना वर्ड के साथ पूरा कहना है तो केवल और केवल एवरी, ये सारे वर्ड्स नहीं।
इन सारे वर्ड्स के साथ ना ये फिक्स है, ये सारे वर्ड्स के साथ हम एवरी का यूज करेंगे, इन जैसे वर्ड्स का यूज नहीं होगा। ये हमें पूरा कहना है तो जैसे उदाहरण से ना इसे बेहतर समझा जा सकता है। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? विश्वास। चलिए, रीजन कारण, होप आशा, सिंपैथी सहानुभूति, और चांस किसी चीज का आसार या संभावना होता है। चलिए, अब हम एक वाक्य लेता हूं, एकदम पूरी तरह से आपको ये बात समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इस वाक्य से ना आपको पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगा। देखिए, हिंदी में हम लोग इस तरह का वाक्य लिखते हैं ना, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, ठीक है ना, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है। हिंदी में हम लोग ऐसा लिखते या कहते हैं। देखिए, अब पूरी पूरी के लिए हमारे पास क्या वर्ड है? पूरी के लिए तो हमारे पास समझिए कि ऑल है, होल है, टोटल है, इंटायर है, और भी वर्ड्स हैं। लेकिन इस चूंकि सहानुभूति के लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करने जा रहे हैं? सहानुभूति के लिए हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसमें देखिए तो कोई वर्ड है सहानुभूति के लिए? सिंपैथी है। यानी कि सिंपैथी के साथ यदि हमें पूरा कहना है तो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में केवल एक ही शब्द बना हुआ है और वह है एवरी। मतलब इतने वर्ड के साथ यदि हमें पूरा कहना है तो हम केवल एवरी का इस्तेमाल करेंगे, बाकी वर्ड्स का नहीं, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखते हैं, आई हैव, ठीक है ना, ऑल सिंपैथी फॉर यू, आई हैव ऑल सिंपैथी फॉर यू, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, पूरी सहानुभूति है। देखिए, ये जो वाक्य है ना 100% एकदम गलत है, क्योंकि सिंपैथी के साथ यदि आपको पूरा कहना है तो फिर वर्ड क्या इस्तेमाल होना चाहिए? ऑल नहीं, होल नहीं, टोटल नहीं, क्या होना चाहिए? एवरी। यहां पर एवरी का जो हिंदी निकल कर आएगा वो होगा पूरा, पूरी, आप जो कह लीजिए। तो यहां पर हमारा ये जो ऑल है वो गलत है, यहां पर होना चाहिए एवरी। अब हमारा करेक्ट लाइन बनेगा, आई हैव एवरी सिंपैथी फॉर यू। तो बच्चों, ये जबरदस्त नियम है, ठीक है ना। और इनसे आप समझिए कि ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन में फिल इन द ब्लैंक्स हो, कॉमन एरर हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, कई तरह के सवाल इनसे पूछे जा सकते हैं। ईच एवरी अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कहिए कि सर सबसे इंपॉर्टेंट डिटरमिनर का नाम बताइए एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, तो वह है ईच और एवरी। आप इसको पढ़कर जाइएगा तो सवाल छूटने की चांसेस बहुत कम, लेकिन दूसरे डिटरमिनर के साथ हो सकता है कि पढ़ के जाइए और सवाल उससे नहीं आए। लेकिन ईच एवरी जो है ना सबसे ज्यादा ये प्रोबेबिलिटी वाला, ये मतलब ये सवाल है, सबसे ज्यादा इसकी संभावना बनती है पूछे जाने की। तो बच्चों, आज की बात हमारा इतना ही रहेगा। आगे की वीडियोस में और इंटरेस्टिंग बात आपको देखने को मिलेगी। ईच एवरी के बारे में ये जो रूल्स बताए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर पहला और दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें और आप क्या सुधार चाहते हैं, आप अपने फीडबैक आप हमें दे सकते कमेंट बॉक्स में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने नहीं किया है तो, आप इसे लाइक करें, क्योंकि आपका यही थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जो है ना हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। थैंक यू वेरी मच।